अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग में हाईकोर्ट के आदेश के बाद में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। चोपता में वन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और सड़क किनारे बसाए गए करीब 20 अवैध ढाबा रेस्टोरेंट तोड़े गए, जो करीब 200 मीटर वन भूमि पर कब्जा कर बनाए गए थे। वहीं प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ में कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें भारतीय वन अधिनियम के धारा 61 के तहत इसमें विधिवत रूप से सुनवाई और कार्रवाई की गई थी, जिसके क्रम में बेदखली के आदेश पारित किए गए थे और उसके क्रम में पर्याप्त समय देने के बाद अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण न हटा जाने के पश्चात इसे बलपूर्वक जिला प्रशासन और पुलिस बल के मदद से इन अतिक्रमणों को मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट पार्क के झिरना जोन गए। सीएम ने झिरना जोन में डे विजिट किए। वहीं सीएम के साथ भी कॉर्बेट पार्क प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। सीएम ने झिरना में वन्य जीवों का दीदार किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे रामनगर से, जहां पर सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने झिरना में वन्य जीवों का दीदार किया। तो एक तरफ हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब सीएम पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ वन्य जीव की तस्वीरें। तो कॉर्बेट पार्क गए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और झिरना में वन्य जीवों का दीदार करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में गोविंद पाटनी जुड़ गए हैं। गोविंद, तस्वीरें हम देख रहे हैं रामनगर से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, वन्य जीवों का दीदार भी उन्होंने किया। ऐसे में क्या जो वन्य विभाग के अधिकारी थे उनको भी कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सीएम की तरफ से? देखिए, अभी तो ये उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन अभी वो लौटे नहीं है। तो इतना कह सकते हैं कि जो हमारे सूत्र वहां मौजूद है उनके अनुसार उन्होंने 2 टाइगर देखे हैं और जिससे वो काफी अभिभूत हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया गोविंद आपका। तो देखिए ये तस्वीरें जब वन्य जीवों का दीदार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल में गुरुवार शाम को एक तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके चलते बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। इनमें से 2 के सिर पर चोट आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार बाइक अपर मॉल रोड पर बेकाबू होकर वहां पर खड़ी बाकी बाइक्स को टक्कर मारकर खुद भी टकरा गई और बाइक सवार 3 युवकों की उम्र 28 से 35 साल के बीच में है। धामी सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं से किया अपना एक और वादा पूरा, जिसका फायदा आगामी 5 महीने में होने वाले 3 एग्जाम में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद अब सिलेक्शन, वेटिंग और ज्वाइनिंग को लेकर नया शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही चयन एजेंसियों को साफ कह दिया गया है कि कोई भी सरकारी भर्ती परीक्षा लटकानी नहीं चाहिए और कैंडिडेट को रिजल्ट आने के 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देनी होगी। साथ ही कैंडिडेट को भी 1 महीने के अंदर नौकरी ज्वाइन करनी होगी। इसके अलावा सिंगल पेपर एग्जाम में वेटिंग लिस्ट जारी करनी होगी ताकि कम मार्क्स से पीछे रहने वाले कैंडिडेट को नौकरी का मौका मिल सके। लेकिन क्लम्बिंग एग्जाम यानी कि एक साथ कई पदों पर होने वाले एग्जाम में वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि उससे पूरे रिजल्ट पर असर होगा। अगर वेटिंग के हिसाब से बहुत लोगों को फायदा इसलिए होगा कि मैं पिछले 4-5 एग्जाम देख रहा हूँ कि कम से कम 20% बच्चे ऐसे हैं जो सब जगह निकल रहे हैं। तो उन 20% बच्चों में नौकरी 4 जगह कर सकते थे, करेंगे हम, जो वेटिंग में आएंगे करेंगे। लेकिन दिक्कत हमारी अपनी जगह है जहां पर हम लोग क्लबिंग करते हैं, वहां ये परेशानी अभी है। वहां वेटिंग नहीं बन सकता, न वो चल सकता है। अभी एक LT एग्जाम जैसी परीक्षाओं में ही वेटिंग लिस्ट जारी होती थी, लेकिन अब पुलिस की भर्ती परीक्षा में भी नई नियमावली लागू होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे।
सरकार का जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही लिया गया है। इसमें ये है कि जो जिस कैंडिडेट का नंबर आया है वो एक ही जगह ज्वाइन करे, ताकि जो बाकी कैंडिडेट हैं उन्हें आगे के लिए फ्यूचर उनका थोड़ा सा सही हो और वो आगे के लिए तैयारी और करें और क्या कहते हैं और मेहनत करें और वहाँ अप्लाई करें और ज्वाइन करें। यानी कि नवंबर से मार्च के बीच में इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में भी वेटिंग लिस्ट निकलेगी और इसका सीधा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो 2 या 3 नंबर से एग्जाम क्लियर नहीं कर सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। हरिद्वार में पेट्रोल भरवाने के दौरान ऑटो ड्राइवर और पेट्रोल पंप कर्मचारियों में मारपीट हो गई। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने को लेकर हुए विवाद में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मिलकर ऑटो ड्राइवर को जमकर पीट डाला। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सहगल पेट्रोल पंप पर एक ऑटो ड्राइवर डीजल भरवाने के लिए गया था और किसी बात को लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और उसके बीच में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। उत्तराखंड सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति में जल्द भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने जा रही है और लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को जेल में भेजने की तैयारी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी, जल निगम, वन निगम, ऊर्जा विभाग के साथ सचिवालय के करीब 40 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इन पर लगाम कसने के लिए विजिलेंस कार्रवाई करने में जुटी हुई है और जांच के बाद विजिलेंस ने भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए शासन से अनुमति मांगी है। साथ ही 10 ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज भी किया है। ओपनली विभाग से फाइल्स मंगाते हैं और उसको स्टडी करते हैं और जिसकी खिलाफ जो बोला जा रहा है उनसे भी हम पूछताछ करते हैं। उनको भी क्या अपना पॉइंट रखना, उनकी जो डिफेंस है वो भी हम हमारी इंक्वायरी में शामिल करके ओपन इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजते हैं। अभी हमको शासन से ही परमिशन आता है तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। 40 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ साल 2018 से रिपोर्ट शासन में पेंडिंग चल रही है। जल्द इन पेंडिंग मामलों पर शासन से अनुमति मिली तो भ्रष्टाचार पर उत्तराखंड सरकार की ये बड़ी चोट होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ तो छोड़िए, डॉक्टर्स मैदानी जिलों में भी सेवाएं देने से कट रहे हैं। इसकी बानगी दिखती है दून मेडिकल कॉलेज में, जहां पर पिछले 2 महीनों में 8 डॉक्टर्स के एक साथ रिजाइन देने के मामले सामने आए तो मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई से लेकर मरीजों के सामने दिक्कत खड़ी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में लंबी कतारें डॉक्टर्स के इंतजार में हैं। आधा दिन बीतने के बाद भी डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं आ पाते। पिछले 2 महीने से देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में स्थितियां यही हैं कि डॉक्टर्स के इंतजार में मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। 8 सीनियर डॉक्टर्स के एक साथ रिजाइन करने के बाद मरीजों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। अब देखिए, डॉक्टर इतनी मेहनत के बाद बनता है तो हम सोचते हैं कि उसका एक हक बनता है, उसको सुविधाएं दी जाएं। और दूसरी तरफ हम डॉक्टर से क्या चाहते हैं, वो हमारे मरीजों को अच्छी सुविधा दें। तो दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब खाली देखो, कभी इस बारे में इतने सालों में कभी चर्चा नहीं हुई। हमने उत्तराखंड बनाया, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पेरिफेरी में जो हमारे पर्वतीय अस्पताल हैं वहाँ क्या सुविधा। अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। 11:30 होने वाले हैं, 2.5 घंटे हो गए हमको इंतजार करते हुए और मुझे लगता है ये व्यवस्था में कोई न कोई कमी है, क्योंकि बहुत सारे मरीज सुबह से इंतजार कर रहे हैं। वहीं मेडिकल शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था बनाने की ही बात कर रहा है। आए दिन जो कमी बताई जा रही है स्पेशलिस्ट की, उसको भी हम लोग पूरी तरीके से हम लोग वाकिफ हैं और उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ डॉक्टर सरकारी अस्पतालों को छोड़कर या तो प्राइवेट क्लिनिक में सेवाएं दे रहे हैं या बड़े अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते स्टूडेंट्स की पढ़ाई के साथ साथ मरीजों को भी दिक्कतों को झेलना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। दरअसल प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का दौरा काफी शानदार रहा। इस दौरान रैली में भारी भीड़ देखकर प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड ने आज कमाल कर दिया है। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को भाई कहकर संबोधित किया। दरअसल इससे पहले सीएम धामी भी ये कह चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है, ये भी बात कही थी। डबल इंजन की सरकार से ही प्रदेश में विकास काफी रफ्तार से हो रहा है। साथ ही राजनीतिक अस्थिरता के बादल भी नहीं मंडराते। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दिए जी। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। देहरादून में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन के ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बेच दिया। देहरादून पुलिस सरकारी और खाली पड़ी निजी भूमि को खुर्द-बुर्द करने वाले भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रही है और इसी क्रम में पुलिस ने एक अन्य गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसने रक्षा मंत्रालय की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई जमीनों को बेचना भी शुरू कर दिया था, जिसमें 11 लोगों ने घर बनाने के लिए भी प्लॉट खरीदा था, जिसकी तफ्तीश कर पुलिस ने आरोपी हुमायूं परवेज को अरेस्ट कर लिया है, जिसने सहारनपुर में अपने रिश्तेदारों को 3 करोड़ रुपए के अलग अलग प्लॉट भी बेच दिए थे। सन में जमीन हस्तांतरित निवर्तमान जो समय के जिलाधिकारी रहे उनके द्वारा रक्षा मंत्रालय को जमीन दे दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा षड्यंत्र करके सहारनपुर में अपने जो रिलेटिव्स हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के उसके नाम कराकर चेंज कराया गया था और साथ ही साथ उस ज़मीन पर अपना क्लेम किया गया और बाकायदा उसके डिमार्केशन के लिए प्रोसेस किया गया और उसके जिससे कि वो ज़मीन उसको मिल जाए। तो ये जब फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में सारी चीज़ें जाँच में आई तो इसका नाम प्रकाश में आया। घर के अंदर बार के लिए फिलहाल ऑनलाइन लाइसेंस नहीं मिलेगा। विवाद के बाद में एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस पर रोक लगा दी है। कांग्रेस इसे विपक्ष के दबाव में लिया फैसला बता रही है, तो वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री का मुद्दा सामने आते ही हुआ फैसला बता रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में सरकार की कमाई का बड़ा जरिया शराब है, लेकिन शराब से जुड़े मुद्दों पर यहाँ सियासत होने में देर नहीं लगती। अप्रैल के महीने में एक्साइज पॉलिसी आई, लेकिन मुद्दा अक्टूबर में तब उठा जब घर में बार के ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन लाइसेंस का सिस्टम शुरू किया गया। साथ ही घर के बार में 9 लीटर शराब रखने के बजाय 50 लीटर शराब रखने की परमिशन मिली। नए सिस्टम पर सवाल उठे तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने तुरंत आदेश जारी कर नए लाइसेंस सिस्टम पर रोक लगा दी। कांग्रेस का कहना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट का ये फैसला कांग्रेस के दबाव में वापस लेना पड़ा है, तो बीजेपी का कहना है कि सही फैसलों के लिए कांग्रेस के दबाव की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ने विवाद सामने आते ही तुरंत रोक लगाने का फैसला लिया। देवभूमि को शराब भूमि बनाने की कोशिश, पहले मोबाइल वैन से हम शराब पहुंचाएंगे बातें आई थी, अब घर घर में बार खोलने की बात थी। 50 बोतल का मतलब है आप छोटा मोटा बार एक मोहल्ले में खोल ले रहे हैं, इससे अपराध बढ़ता और निश्चित ही जो हमारा आने वाले नौनिहाल है उनको शराब में डुबोने की साजिश थी, जिसका विरोध कांग्रेस ने जम के किया और सरकार को अपने कदम पीछे खींचे। लोगों का विरोध सामने आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही आया तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय लिया कि इसको तत्काल प्रभाव से इसको स्थगित किया जाए और निरस्त किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी ने किया, किंतु कांग्रेस जिस तरह से उठा रही है कि हमारे दबाव में आकर के, ये कोई किसी का दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से इसको कैंसिल किया। घर, पार्टी और इवेंट के लिए बार का लाइसेंस एक्साइज डिपार्टमेंट पहले से जारी करता रहा है, लेकिन लाइसेंस सिस्टम को ऑनलाइन करना और शराब की मात्रा बढ़ाने का फैसला 6 महीने बाद विवादों में घिरेगा, ये अंदाजा एक्साइज डिपार्टमेंट को भी शायद ही रहा हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। CWC
CEC के बाद में अब चुनावी राज्यों की बैठक, अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटियों की बैठक भी हो रही है। उत्तराखंड के नेता भी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह भी बैठक में शामिल हुए। तो 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस पार्टी में भी शुरू हो चुका है। और हाल ही में हुई बैठक में उत्तराखंड के नेता भी शामिल हुए, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल और साथ ही प्रीतम सिंह भी बैठक में शामिल हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं देहरादून से लाइव। दीपांकर, लगातार अब इलेक्शंस को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इससे पहले हम देख रहे थे कि बीजेपी बैठक कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। क्या जानकारी उत्तराखंड से मिल रही है? उत्तराखंड में किस तरह कांग्रेस रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, अब से 2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है और इस बैठक में यह तय हुआ कि किस तरीके से राज्यों में पार्टी को मजबूत करना है। और कल का दिन अगर आप देखें तो कल कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की जो बैठक दिल्ली में थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में थे। प्रधानमंत्री ने यहां से एक चुनावी शंखनाद तो किया ही है और साफ तौर पर कहा है कि जो वोट यहां की पब्लिक उनको करती रही है वो आगे भी वो समर्थन उनकी तरफ से मिलता रहेगा। तो कांग्रेस अभी दिल्ली में, और कांग्रेस में जो बड़े नेता उत्तराखंड के खासतौर पर हरीश रावत जो CWC के मेंबर है यहां पर विशेष आमंत्रित, इसके अलावा गणेश गोदियाल या कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में जो प्रीतम सिंह मेंबर है, इन लोगों को अभी आगे की रणनीति तय करनी है। तो अगर उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में आके यहां की जमीन से ये संदेश देकर गए हैं कि 2024 के लिए कहीं ना कहीं सब लोग एकजुट हों, कार्यकर्ता एक लाइन पर काम करें और बीजेपी 2024 में 5 सीटें जीत के आए। लेकिन दिल्ली में जिस तरह बैठकें कांग्रेस की चल रही है, वहां से कब नेता देहरादून की तरफ आएंगे, जो उत्तराखंड के नेता है वो कैसे यहां प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, उत्तराखंड में कांग्रेस के कौन से वो बड़े नेता होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काट होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल में यहां प्रचार कर पाए। तो अब कांग्रेस को ये सब सोचना होगा उत्तराखंड में, क्योंकि 2 बड़े लोकसभा चुनाव जो पिछले रहे थे 2014, 2019, उसमें 5-5 सीटें यहां पर बीजेपी जीती है। तो 2024 में बीजेपी को कैसे काउंटर किया जाए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा चेहरा बीजेपी के सामने है और खुद उत्तराखंड से वो कल ही लौटे। तो अब कांग्रेस को यहां पर वो तोड़ खोजना है और दिल्ली की बैठकों में कांग्रेस को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आगे की रणनीतियां जो तय होंगी उसका फायदा 2024 के लिए मिलेगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में अभी बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जी बिल्कुल दीपांकर, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा बड़ा अंतर नजर आता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री पहुंचे तो किस तरह जन समर्थन बीजेपी को मिला, प्रधानमंत्री को मिला। लेकिन ऐसे में कांग्रेस किस तरह की रणनीति बना रही है ताकि जो चुनावी जंग है उसमें जीत हासिल कर सके, और साथ ही वो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिसको इस बार कांग्रेस पार्टी भुना सकती है इलेक्शंस में? अब क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं एक बड़ी लहर पे चलता है, क्योंकि 5 सीटें यहां पर लोकसभा की हैं। विधानसभा के चुनाव में जाहिर तौर पे राज्य के मुद्दे होते हैं, उसमें 2022 में कांग्रेस लूज यहां पर कर गई। तो अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रोस्पेक्ट यह है कि एक तो लोकसभा चुनाव, उसमें एक सीट भी अगर कांग्रेस जीतने की कोशिश करे तो कांग्रेस के लिए यहां पर एक बड़ी जीत होगी। तो कांग्रेस को यहां पर एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करना है और बीजेपी को हराना, खासतौर पर तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की तारीख में पूरे उत्तराखंड को समझा के गए कि आप मेरा परिवार है, मुख्यमंत्री को उन्होंने भाई कहकर संबोधित किया। तो वहां पर बीजेपी को आप कैसे काउंटर करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर कांग्रेस के लिए होने वाला है। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने, लेकिन अब ये देखना होगा कि कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से ही धामों में इस बार कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में तो पाला जमना भी शुरू हो गया है। रात को तापमान माइनस से भी नीचे पहुंच गया है। गाड़ियों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। हालांकि दोपहर में मौसम साफ होने और धूप निकलने के बाद में यात्रियों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह शाम तापमान में गिरावट आने के बाद में यात्री अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक धीरे धीरे अब ठंड भी महसूस होने लगी है। सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आप देखिए किस तरीके से इन गाड़ियों के ऊपर जो ये पाले की परत आप देख रहे हैं, पूरी ऊंच कल जो है वो देर रात को यहाँ पे पड़ी होगी और उसके बाद आप देख सकते हैं जो ओस है वो अब धीरे धीरे जमने लगी है। अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने से बद्रीनाथ धाम में निरंतर ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। लोग अलाव का सहारा लेने भी बद्रीनाथ धाम में शुरू कर रहे हैं। हालांकि दोपहर में थोड़ा धूप से राहत जरूर है, लेकिन सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज जरूर की जा रही है। नितिन सेवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम।
पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध में कौओं को भोजन देने का खास महत्व है। धर्मनगरी हरिद्वार के गंगा घाटों पर लोग बढ़ चढ़कर कौओं को भोजन करा रहे हैं, जिसके चलते आमतौर पर कम दिखाई देने वाले कौओं का गंगा घाटों पर जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। 15 दिनों की इस अवधि में अपने पितरों और पूर्वजों के मोक्ष के लिए पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि 15 दिन के लिए दिवंगत पितृ धरती पर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों के जानकारों के मुताबिक पितरों को भोजन करने के लिए 5 बलियां बताई गई हैं, जिनमें कौए को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन पितरों की तृप्ति के लिए 5 बलियों में से एक काक बलि बोलते हैं, उसको कौओं के लिए निकाली जाती है। ऐसे जो धरतीचर जीव होते हैं, पशु ऐसे बन गए हैं जिनको माना तो जाता है अशुभ, लेकिन उनको सिद्ध करने के लिए, यानी कि वो भी पितृ प्रसन्न हो, उनको करने के लिए निकाली जाती है हमारे हाथ से श्वान बलि, जिसे बोलते हैं कौवे की बलि। और कोई भी पितृ मनुष्य देह में आ जाए, पाप से नष्ट हो जाए, उसके लिए हम निकालते हैं गाय के लिए, उसे हम गाय का भोजन निकालते हैं, गौग्रास निकालते हैं। एक होती है पिपलकादि अर्थात चींटी के लिए हम निकालते हैं, और एक निकालते हैं हम विश्वदेवा की। विश्वदेव जो देव स्वरूप हो गए पितृ, उनको स्वीकार होता है, वो जल के अधिक नजदीक रखते हैं। श्रद्धालुओं का भी मानना है कौवा और गाय को कराया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है, इसीलिए कौवों को भोजन कराकर उन्हें बहुत शांति मिलती है। शास्त्रों में कौवा, कुत्ता, गाय, चींटी और गौ माता, इनको भोजन कराने से हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और जो कौवों को हम भोजन कराते हैं, जो हमारे पितृ अधोगति आकाश मार्ग में भटक रहे हैं, उनके लिए उन्हें भोजन प्राप्ति होता है, इसलिए हम कौवों को भोजन कराते हैं। ये श्राद्ध पक्ष में दिया जाता है, अपने पितरों के निमित्त देते हैं। 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों के लिए तर्पण कर उनके मोक्ष की कामना कर रहे हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर पर दूर दूर से श्रद्धालु तर्पण और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन यहाँ तर्पण करने वालों का जन सैलाब उमड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। गुरुवार को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी की और सबके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान में मंदिर समिति के अध्यक्ष ने उनका शॉल उड़ाकर स्वागत किया। एक सेकंड ना भैया, स्वामी जी थोड़ा सा साइड, एक सेकंड। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।